तो दोस्तों, हमें आज ही एक कमेंट मिला और हम ये वीडियो लाने ही वाले थे। तो एक फैमिली मेम्बर ने कहा, जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसी के फैमिली मेम्बर ने कहा कि सर रीतिकालीन और रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध के ऊपर आप वीडियो लाइए। तो ये जो प्रश्न है, रीतिकालीन रीतिसिद्ध काव्य धारा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे और इसको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले रीतिसिद्ध काव्य धारा क्या है? तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक समय था जहाँ ज़्यादातर कवि प्यार, सुंदरता और सजावट पर कविताएं लिखते थे। इस समय के कवियों को हम कुछ खास ग्रुप में बांटते हैं और इनमें से एक बहुत ही खास ग्रुप है रीतिसिद्ध काव्य धारा का। ठीक है, जो कवि प्यार, सुंदरता और सजावट की ऊपर जो कविताएं लिखते थे उनको कुछ खास ग्रुप में बांट दिया गया है और उनमें से एक ग्रुप है रीतिसिद्ध काव्य धारा। ये वे कवि थे जो ना तो पूरी तरह से किताबें अर्थात लक्षण ग्रंथ लिखते थे कि कविता कैसी लिखी जाए, जैसे रीतिबद्ध कवि थे, और ना ही पूरी तरह से अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते थे, जैसे रीतिमुक्त कवि। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि ये कवि बीच का रास्ता अपनाते थे। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा कि ना तो ये जो कवि थे वो पूरी तरह से ये बताते थे कि कविता कैसे लिखी जाए और ना ही अपनी मर्जी से कुछ भी लिख पाते थे, इसलिए ये बीच का रास्ता अपनाते थे। तो रीतिसिद्ध कवियों को कविता बनाने के नियमों जैसे रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका के भेद की अच्छी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इन नियमों को समझाने वाली किताबें नहीं लिखी, उन्होंने सीधे कविताएं बनाई है। रीतिसिद्ध जो कवि हुए उन्होंने इस कविता लिखने वाले जो नियम थे उसको समझाने का कोई किताब नहीं लिखा, उन्होंने सीधी कविताएं ही लिख दी और ऐसा लगता था कि उनकी कविताएं ही इन नियमों का सबसे अच्छा उदाहरण थी। इन्हें शास्त्र काव्योमय कवि भी कहा जाता है, या फिर कहा जाता था। इन्हें शास्त्र काव्योमय कवि भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि नियमों से बंधे भी थे लेकिन थोड़े खुले होकर भी लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले बिहारी जैसे कवियों को नियम मानने वाला मानकर एक ही ग्रुप में रखा, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने बिहारी जैसे कवियों की खासियत को देखते हुए रीतिसिद्ध कवियों का एक अलग ही ग्रुप बना दिया था। तो रीतिसिद्ध काव्य धारा की जो विशेषता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें पहला हम लोगों का बिंदु होगा नियमों का सहज इस्तेमाल। मतलब इन कवियों को कविता के नियमों जैसे रस, अलंकार का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वे उन्हें कठिन नियमों की तरह नहीं बताते थे। वे उन्हें अपनी कविताओं में बहुत ही आसानी से और खूबसूरती से इस्तेमाल करते थे। उनका मकसद था नियम सिखाना नहीं, बल्कि अपनी कविताओं से उन नियमों की सुंदरता दिखाना था। मतलब बाकी लोगों को नियम सिखाना उनका मकसद नहीं था, अपनी कविताओं में उन नियमों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना ही उनका जो मेन मकसद था। ठीक है, उसके बाद है बीच का रास्ता। ये कवि ना तो बहुत ज़्यादा नियमों में बंधे थे और ना ही बिल्कुल खुले भी थे। वे एक ऐसा रास्ता चुनते थे जहाँ नियमों का पालन भी हो और कभी अपनी बात कहने में थोड़ा आज़ाद भी महसूस करे। तीसरे नंबर बिंदु में है अपने मन की बात और सजावटी अंदाज में। इन कवियों ने अपनी कविताओं में अपने मन के भावों को ज़्यादा महत्व दिया। जो रीतिसिद्ध कवि हुए उनके मन की जो गति थी, उनके मन के जो भाव थे, उनको ज़्यादा भाव दिया इन्होंने, अपनी कविताओं में ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने उन्हें बहुत ही सजावटी और कलात्मक तरीके से पेश किया। उनका लक्ष्य अपनी कविता बनाने की कला दिखाना था, जिसमें गहरे भाव और सुंदरता एक साथ दिखती हो, जिसमें ये दोनों चीज़ें एक साथ दिखती हो, गहरे भाव और कला। तो रीतिसिद्ध कवियों का यही काम था। छोटे छंदों में कविताएं मुक्तक रूप में रचना करना। जैसे रीतिकाल की ज़्यादातर कविताओं की तरह रीतिसिद्ध काव्य भी छोटे छोटे छंदों में लिखा गया था। इन कवियों ने संस्कृत और प्राकृत जैसी पुरानी भाषाओं की छोटी कविताओं से प्रेरणा ली। इन्होंने जो छोटी छोटी कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया, लेकिन उसमें इन्होंने प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इनको प्रेरणा मिली संस्कृत और प्राकृत जैसी पुरानी भाषाओं की छोटी कविताओं से। उनके छोटे छंद में भी भावनाओं की गहराई थी और कलाकारी का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। अलग अलग विषयों पर कविताएं लिखी जाती थी। जैसे रीतिसिद्ध काव्य में प्यार और सुंदरता की बातें तो ज़्यादा थी और औरतों के रूप का वर्णन भी खूब होता था, लेकिन यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने भक्ति, प्रशंसा, अच्छी बातें जैसे नीति ज्ञान,
ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति के अलग अलग रूपों पर भी कविताएं लिखी हैं। तो इससे पता चलता है कि कवि सिर्फ एक विषय पर नहीं अटके थे, मतलब चारों तरफ घूम रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे और सबके ऊपर कविताएं लिख रहे थे। उसके बाद है शाही माहौल का असर, मतलब इन कवियों पर उस समय के राजा, महाराजाओं और दरबारों के माहौल का असर था। इसलिए उनकी कविताओं में फारसी कविता का भी प्रभाव मिलता है। राजाओं की प्रशंसा करना भी उनकी कविताओं का एक हिस्सा बन गया था। रीतिकालीन कवियों के या फिर रीतिकालीन जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि हुए, ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं की प्रशंसा ही करते थे अपनी कविताओं में। उसके बाद है कम शब्दों में बड़ी बातें करना। खासकर बिहारी की कविताओं में तो कमाल की बात थी। उन्होंने कम शब्दों में ही इतनी बड़ी बातें कह दी कि लगता था जैसे गागर में सागर भर दिया हो। उनके दोहे और सोरठे जैसे छोटे छंदों में भी पूरी और जीती जागती तस्वीरें उभर आती थी। मतलब बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, और उन्होंने अपनी छोटी छोटी छंदों में छोटे छोटे जो दो दो लाइन की जो पंक्तियाँ लिखी हैं, उनमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। उसके बाद का हमारा बिंदु होगा सबसे खास कवि बिहारी। फिर से इस काव्यधारा के सबसे बड़े कवि बिहारी थे। उनकी एक ही किताब बिहारी सतसई है, जो छोटे छंदों वाली कविताओं में लाजवाब है। उनके हर एक दोहों को हिंदी साहित्य में हीरे के समान माना जाता है। हिंदी साहित्य में सतसई का, बिहारी द्वारा रचित जो सतसई है, उसके एक एक दोहों को सोना जैसा वैल्यू दिया जाता है उसमें, और हीरे जैसा सम्मान दिया जाता है। और उनके सतसई में प्यार, भक्ति, नीति, प्रशंसा, मजाक सब कुछ है, लेकिन प्यार और नायिका के भेदों का वर्णन ज़्यादा है। बिहारी की भाषा शुद्ध ब्रज थी, जो बहुत ही सुंदर व्याकरण वाली और मुहावरों से भी भरी हुई थी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही सहज भाषा में सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि रीति सिद्ध काव्यधारा हिंदी साहित्य के रीतिकाल का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कवियों ने कविता के नियमों का पालन तो किया, लेकिन उन्हें किताबों में लिख कर नहीं बताया, बल्कि सीधे अपनी कविताएं बना दी। इन कवियों का मकसद किसी को सिखाना नहीं था, बल्कि अपनी कविता बनाने की कला का प्रदर्शन करना था। अब किसी को सिखाना नहीं था, क्या सिखाना नहीं था, तो किसी को कविता कैसे बनाया जाता है, इन चीज़ों को किसी को सिखाना नहीं था, बल्कि अपनी कविता खुद बना देते थे। उन्होंने अपने मन के भावों को बहुत ही सजावटी तरीके से पेश किया, और छोटी छोटी कविताओं जैसे मुक्तकों को खूबसूरती से इन्होंने लिखा है। बिहारी जैसे कवियों ने इस धारा को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया। और बिहारी जब इस श्रेणी में आए तो इन्होंने इस धारा को बहुत आगे तक ले गए, और उनकी कविताओं में नियमों का सहज इस्तेमाल, कम शब्दों में बड़ी बातें कहना और कई विषयों पर लिखना सब कुछ मिलता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध वर्ग बनाकर ऐसे कवियों को एक खास पहचान दे दी, जो ना तो पूरी तरह नियमों में बंधे थे और ना ही बिल्कुल खुले थे। आज़ादी भी नहीं थी और बंधे भी नहीं थे। उन्होंने काव्य सौंदर्य और ज्ञान का अद्भुत मेल दिखाया। इसलिए रीति सिद्ध काव्यधारा रीतिकाल को समझने में बहुत जरूरी है, और अपनी खास बातों की वजह से आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी इस फैमिली के मेंबर्स बने हैं, सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामना है कि आप लोगों का कल का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।